So we're starting with non-steroidal anti-inflammatory drugs. अच्छा जो क्लास है ना ड्रग्स की NSAIDs वो बेसिकली केमिकली डिसिमिलर है, ठीक है. एंड ऑल्दो हम प्राइमरीली कंसिडर करते हैं दैट दे हैव एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, विद इन द ग्रुप ये एक्टिविटीज़ भी काफ़ी वेरी करती हैं. So the most common way of classifying them is into basically 3 or 4 categories. जो फर्स्ट कैटेगरी उसमें हम कंसिडर करते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स. सेकेंड कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर्स. एंड थर्ड में हम कंसिडर करते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. अब जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है ना उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एस्पिरिन, विच इज़ बेसिकली सैलिसाइलिक एसिड. लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे ड्रग्स भी इसी में शामिल हैं, इंक्लूडिंग इबुप्रोफेन, इंक्लूडिंग डिक्लोफेनिक, इंक्लूडिंग कीटोरेलिक एंड इंक्लूडिंग इंडोमेथिसिन. जबकि सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर्स में वी स्टडी समथिंग कॉल्ड सिलिकॉक्सेब. ठीक है. सो बेसिकली कॉक्स इज़ एन एंजाइम जिसकी दो टाइप्स होती हैं, कॉक्स1 एंड कॉक्स2. एंड कॉक्स2 इज़ द वन जिसकी एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन बेसिकली इंक्रीज हो जाती है एट द टाइम ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस. ठीक है. एस्पिरिन बाकी एनसेड्स की निस्बत काफ़ी डिफरेंट है इन दैट इट इज़ द ओनली वन जो कि इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है कॉक्स एंजाइम को. ठीक है. एंड ऑल्दो इसका इफेक्ट कॉक्स एंड 1 एंड कॉक्स 2 दोनों पर होता है, बट इट इज़ क्वाइट सेलेक्टिव फॉर द इनहिबिशन ऑफ कॉक्स 1. ऑलराइट. अच्छा, जो यूजेस हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इंटू एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, कार्डियोप्रोटेक्टिव एंड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर डर्मेटोलॉजिकल नीड्स. ठीक है. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि एस्पिरिन इरिवर्सिबली एसिटाइलेट करती है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को. एसिटाइलेशन बेसिकली मीन्स कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल इज एडेड ऑनटू द एंजाइम, देयरफॉर रेंडरिंग इट नॉन फंक्शनल. अब जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है ना वो लोअर डोजेस पर भी आता है, लेकिन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है ना वो सिर्फ हायर डोजेस पर आता है, विच इज़ वाई वी नॉर्मली डोंट यूज एस्पिरिन फॉर दिस फंक्शन. एंटी इन्फ्लेमेटरी डोजेस कंसिडर होती हैं 4 ग्राम्स पर डे. ठीक है. सो एज फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट, इंटरेस्टिंगली जो कॉक्स2 की इनहिबिशन है ना वो रिस्पॉन्सिबल है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट के लिए. ठीक है. एंड वी नो दिस बिकॉज कॉक्स2 इज़ द एंजाइम जिसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस. कॉक्स1 का एक्सप्रेशन इज द सेम वेदर और नॉट इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस इज प्रेजेंट. बेसिकली जब कॉक्स2 की इनहिबिशन होती है एस्पिरिन की वजह से, that basically leads to a reduction in the formation of a particular prostaglandin known as prostaglandin E2, जो कि नॉर्मली सेंसिटाइज करता है पेन नर्व एंडिंग्स को. तो जब सेंसिटाइजेशन नहीं होती ना पेन नर्व एंडिंग्स की, तो दैट लीड्स टू दी एनाल्जेसिक इफेक्ट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटीपायरेटिक इफेक्ट. जब भी कोई साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में सेकेंडरी टू मे बी अ मेलिग्नेंसी और मे बी सम इन्फेक्टिव एजेंट, these cytokines can be considered as exogenous pyrogens. इन साइटोकाइंस का इफेक्ट होता है कॉक्स2 पर, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, यानी द सेम प्रोस्टाग्लैंडिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसिटाइजेशन ऑफ पेन नर्व एंडिंग्स. अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बेसिकली क्या है? इट इज़ एन एंडोजेनस पायरोजन. इस एंडोजेनस पायरोजन की वजह से हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट चेंज होता है लीडिंग टू फीवर. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द एनाल्जेसिक इफेक्ट, अगेन बहुत सारी इंडिकेशंस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है. ओपियोइड स्पेयरिंग इफेक्ट भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्पिरिन क्वाइट इफेक्टिव है एज एन एंटीपायरेटिक. एस्पिरिन भी यूज़ करते हैं, इबुप्रोफेन भी यूज़ करते हैं, नेप्रोक्सिन भी, बट ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बच्चों में हु बेसिकली हैव वायरल इन्फेक्शन, एंड इन जनरल भी बिफोर द एज ऑफ 19 एस्पिरिन इज अवॉइडेड. Because if it is a viral infection, say chickenpox or influenza, it can lead to a condition known as Reye's syndrome, which is hepatic encephalopathy. So बच्चों में if for example they present with fever, generally speaking acetaminophen is given. ठीक है. Cardiovascular application. So जो anti-inflammatory, जो anti-pyretic और analgesic application है ना, that is basically because of the COX-2 inhibition of aspirin. लेकिन जो cardioprotective effect है ना, that is because of the COX-1 inhibition. ठीक है. एंड जब ये इनहिबिशन होती है बेसिकली दैट लीड्स टू लेस फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोस्टाग्लैंडिन नोन एज थ्रोम्बोक्सिन 8-2. अब जो थ्रोम्बोक्सिन 8-2 है ना,
वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वेजोकंस्ट्रिक्शन एज वेल एज प्लेटलेट एग्रीगेशन. प्लेटलेट एग्रीगेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ थ्रोम्बस. ठीक है, एंड ये इफेक्ट लास्ट करता है टिल द लाइफ स्पैन ऑफ अ प्लेटलेट. ठीक है, सो इसलिए इफ फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल प्रेजेंट्स विद एन एमआई, उसको एस्पिरिन दिया जाता है मोर्टालिटी को कम करने के लिए. एंड जब एक बार एमआई हो चुका होता है तो रिकरेंट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए लो डोजेस में प्रोफाइलेक्टिकली एस्पिरिन इज गिवन एट अबाउट 81 mg पर डे. ये इफेक्टिव है. और मैकेनिज्म कैसा है? कॉक्स-1 इनहिबिशन के ज़रिए, ताकि थ्रोम्बोक्सिन A2 ना बने. ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है और थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है. सो जब कॉक्स-1 इनहिबिटेड होगा और थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, सो देयर वोंट बी एनी वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड देयर वोंट बी एनी प्लेटलेट एग्रीगेशन. एंड दिस इनहिबिशन विल लास्ट जब तक कि वो पर्टिकुलर प्लेटलेट का लाइफ स्पैन रहेगा. ठीक है, ऑलराइट. अब एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कीटोरोलैक इज़ यूज्ड बेसिकली आई एप्लीकेशन के लिए, कंजंक्टिवाइटिस में, सर्जरी के बाद. डिक्लोफेनिक जेल फॉर्म में यूज़ होती है फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हैंड. डर्मा में एक्ने के लिए मिथाइल सैलिसाइलेट इज़ यूज्ड. एस्पिरिन लो डोजेस में फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक अंडरगो करती है, हाई डोजेस में ज़ीरो ऑर्डर, यानी उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है एज वी इंक्रीज द डोजेज. ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट्स. अच्छा, एस्पिरिन के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द कॉक्स-1 इनहिबिशन. ठीक है, बिकॉज जब कॉक्स-1 इनहिबिशन होती है तो सर्टेन प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. दीज इंक्लूड prostaglandin E2, prostaglandin F2 alpha and prostaglandin I2. अब जो prostaglandin E2 है ना या जो prostaglandin F2 alpha है ना, they are very important because the two of these they basically induce the synthesis of protective mucus जो कि gut को लाइन करती है. So जब prostaglandin E2 and prostaglandin F2 alpha नहीं बन रहा तो वो mucus भी नहीं बनेगी and there won't be any protection over the gut from the effects of gastric acid. Similarly, prostaglandin I2 जिसको हम prostacyclin कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एक्चुअली रिड्यूसिंग द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. सो जब कॉक्स-1 की इनहिबिशन होती है और सेकेंडरीली इन प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस की इनहिबिशन होती है, दैट एंड्स अप हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिडिटी, डिस्पेप्सिया एट्सेट्रा. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स हैं, दे आर प्रेफर्ड इन पीपल हु ऑलरेडी हैव सम गैस्ट्रिक कंप्लेंट. ठीक है, आगे है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बिकॉज एंटी प्लेटलेट इफेक्ट लास्ट करता है फॉर द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटलेट. इफ समवन हैज़ टू अंडरगो अ सर्जरी एंड दैट पर्सन इज ऑन क्रॉनिक NSAID थेरेपी, एस्पिरिन थेरेपी, सो यू हैव टू बेसिकली स्टॉप गिविंग द NSAID at least 1 week before the surgery is to be done. And you're not supposed to give aspirin together with celecoxib, उन दोनों के बीच में भी इंट्रैक्शन हो सकता है. रीनल इफेक्ट्स भी होते हैं बिकॉज prostaglandin E2 एंड prostaglandin I2 मेंटेन करते हैं रीनल ब्लड फ्लो को. सो व्हेन दे आर इनहिबिटेड ऑटोमेटिकली रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है एंड दैट मीन्स के जो रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है एंड जाहिर सी बात है जब GFR कम है तो रिटेंशन होती है सोडियम एंड वाटर की. दिस इज़ नॉट आइडियल फॉर समवन हु इज़ ऑलरेडी इन हार्ट फेलियर या फिर समवन जिसके किडनी फंक्शन ऑलरेडी सब पा रहा है, सब नॉर्मल है. कार्डियक इफेक्ट्स हमें पता है कि थ्रोम्बोक्सिन A2 की इनहिबिशन होती है COX-1 इनहिबिशन की वजह से, विच मीन्स कि प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो रही और वेजोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं हो रही. अब कन्वर्सली जो बाकी NSAIDs हैं ना, जो कि सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स हैं, दे आर सुपर बैड फॉर समवन हु हैज़ अ हार्ट कंडीशन बिकॉज जो COX-2 है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फॉर्मिंग prostacyclin which is prostaglandin I2. हम कह सकते हैं कि prostaglandin I2 and thromboxane A2 have the opposite effect. So prostacyclin actually inhibit करता है vasoconstriction को और inhibit करता है platelet aggregation को. So if you're giving a selective COX-2 inhibitor, तो prostacyclin नहीं बनेगा. That would basically create a tendency for a serious event while simultaneously not inhibiting that one prostaglandin जो कि bad होता है for the heart. ठीक है. ऑलराइट, बाकी ये कि जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन होती है तो ल्यूकोट्राइन ज़्यादा बनने लगते हैं बिकॉज दे हैव कॉमन पाथवे विच बेसिकली बाइफिकेट्स एट अ सर्टेन पॉइंट. सो इफ ल्यूकोट्राइन ज़्यादा बन रहे हैं दिस कुड एग्जैस्परेट एस्थमा इन एन ऑलरेडी एस्थमेटिक पेशेंट. ठीक है, अब ड्रग इंटरैक्शंस, जो ड्रग इंटरैक्शंस है ना, दे आर बेसिकली बेस्ड अराउंड द फैक्ट कि एस्पिरिन हाईली प्रोटीन बाउंड है.
So if someone takes another drug such as warfarin, yeah, one of the anti-epileptics, phenytoin or valproic acid, which are also highly protein bound, aspirin can be displaced from the protein depot and can become freely available and therefore likely to cause toxicity. सिमिलरली सैलिसाइलिज्म के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? अगर माइल्ड टॉक्सिसिटी है तो नोज़िया है, वॉमिटिंग है. सिमिलरली मार्क्ड हाइपरवेंटिलेशन है, टिनाइटिस है, हेडेक है. जबकि अगर हाई टॉक्सिसिटी है ना, बहुत ज़्यादा लेवल्स हो गए, ओवर टॉक्सिसिटी हो गई है, दैट वुड लीड टू रेस्टलेसनेस, डिलीरियम, ठीक है, हेलुसिनेशंस, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, कन्वल्जन्स एज वेल एज कॉमा. ये वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं अगर बहुत ज़्यादा लेवल्स हो एस्पिरिन के बॉडी में. delirium, hallucinations, ठीक है, restlessness, convulsions, comma, respiratory and metabolic acidosis. Pregnancy में NSAIDs are generally avoided because जो patent ductus arteriosus का closure है ना वो premature हो जाता है, which is not good. But कुछ and therefore we normally give acetaminophen. लेकिन कुछ indications होते हैं जिसमें जो benefits होते हैं ना aspirin के वो outweigh करते हैं उसके side effects को. So celecoxib is basically the second type of NSAID, which is a selective COX-2 inhibitor, and हम pain relief में देते हैं. It is quite almost as effective as the other NSAIDs. ठीक है. Pharmacokinetics similar है. ये heavily basically breakdown होता है by the cytochrome system, meaning dosage reduction करनी पड़ती है hepatic impairment में. And क्योंकि इसकी removal होती है, excretion होती है body से by both the kidney and the liver, therefore kidney impairment में भी you have to go for dosage adjustment. Adverse effects में we still have dyspepsia, लेकिन considerably less dyspepsia and considerably less acidity compared to the non-selective COX inhibitors. ठीक है. दूसरी बात है celecoxib is very bad for the heart, तो ये बात भी जहन में रखनी है. और ये cardiovascular events के रिस्क को significantly बढ़ा देता है. ठीक है. जो हमारे पास third classification है ना, that is the antipyretic analgesic with weak anti-inflammatory effect, जिसमें एक बहुत important drug है, which is basically acetaminophen. Acetaminophen भी basically prostaglandin को inhibit करती है, but वो primarily ना CNS में करती है, peripherally नहीं करती है, which is why there is very weak anti-inflammatory effect if any at all. ठीक है. इसके अलावा therapeutic uses almost वही हैं, बच्चों में prefer करते हैं. Pharmacokinetics ये है कि rapid absorption होती है, metabolism होती है liver में, and this is where the interesting thing comes up. अगर एक इंडिविजुअल को कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तब आप एसिटामिनोफेन को प्रेफर करते हैं ओवर दी अदर्स, लेकिन इफ एक इंडिविजुअल को हिपैटिक इम्पेयरमेंट है देन वी डोंट प्रेफर इट एट ऑल, बिकॉज एसिटामिनोफेन की ऑल्दो कॉन्जुगेशन भी होती है बाय ग्लूकोरोनिडेशन एटसेट्रा, बट साइमल्टेनियसली हाइड्रोक्सिलेशन भी होते हैं. अब हाइड्रोक्सिलेशन से जो प्रोडक्ट बनता है ना, दैट इज N-acetyl p-benzoquinonamine, which can potentially react with the sulfhydryl groups of hepatic proteins to cause serious hepatic necrosis. लेकिन नॉर्मली ग्लूटाथायोन प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्ट कर जाता है एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं आते हैं. बट इफ एसिटामिनोफेन इज टेकन एट हाई डोजेस it would accumulate and lead to hepatic necrosis. So this basically wraps up everything.